जय श्री राम दोस्तों, इंस्ट्रक्शन क्लासेस श्री मधुर के यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम चर्चा कर रहे थे वर्णों के ऊपर और हमने स्वरों और व्यंजनों का अलग अलग विभाजन, अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गीकरण हमने देखा था। आज हमारे पास कुछ आधार ऐसे हैं जिनके द्वारा हम स्वरों और व्यंजनों का सामूहिक रूप से विभाजन देखेंगे। स्वरों और व्यंजनों का सामूहिक रूप से विभाजन देखेंगे। इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णों का विभाजन। वर्णों का विभाजन। और हमारे पास ऐसे तीन आधार हैं। हमारे पास ऐसे तीन आधार हैं जिनके द्वारा हम स्वरों और व्यंजनों का विभाजन देखेंगे। और स्वरों और व्यंजनों के अलावा भी कुछ हमारे पास वर्ण थे, जैसे अयोगवाही वर्ण थे और आगंतुक वर्ण थे, उनको भी हम इनके साथ लेकर चलेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो पहला जो आधार है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। वो क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। और इसी प्रकार दूसरा जो आधार है वो है समास वायु। वो क्या है? समास वायु। और तीसरा और अंतिम जो आधार है वो है नाद या गूंज। नाद या गूंज। तो ये जो तीन आधार अपने पास हैं, इनको आसानी से समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें वाग् यंत्र का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले हमें वाग् यंत्र का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हमें वाग् यंत्र का ज्ञान नहीं है तब तक हम इन आधारों को आसानी से नहीं समझ सकते। रख सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। तो देखो वाग् यंत्र क्या है। सबसे पहले हमारा जो समझने का जो टॉपिक है वो है वाग् यंत्र। तो देखो दोस्तों, वाग् यंत्र जो शब्द है, वाग् यंत्र, वाग् यंत्र, वाग् यंत्र जो शब्द है वो बना है वाक् प्लस यंत्र से। वाक् प्लस यंत्र से, जहां वाक् का मतलब होता है वाणी। वाक् का मतलब क्या होता है? वाणी या बोलना। वाणी या बोलना। और यंत्र का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा वाणी की उत्पत्ति होती है या हम जिसके द्वारा बोल पाते हैं। और यदि साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो वाग् यंत्र की जो परिभाषा है वो हमारे सामने से निकल करके आएगी कि ऐसा यंत्र जो हमारे भावनात्मक और वैचारिक ऊर्जा को वाचिक ऊर्जा में तब्दील कर देता है, वाचिक ऊर्जा में बदल देता है। मतलब जो भी हम कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ हमारी भावनाएं हमारे मन में चलती हैं, उनको जब भाषा के द्वारा हम व्यक्त करते हैं बोल के, उसके अंदर जो अवयव जो निकाय काम में आता है वो क्या है? वाग् यंत्र। तो वाग् यंत्र अपने आप में एक निकाय की तरह कार्य करता है। वाग् यंत्र अपने आप में एक निकाय की तरह कार्य करता है जिसके विभिन्न अवयव अर्थात विभिन्न अवयवों को मिलाने से वाग् यंत्र का निर्माण होता है, जिसमें फेफड़ों से लेकर होठ तक शामिल होते हैं। तो वाग् यंत्र के जो अवयव हैं, वाग् यंत्र के जो अवयव हैं उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। वाग् यंत्र के अवयवों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? एक मुख्य अवयव या जिनको हम स्थान बोलते हैं, जिनको हम स्थान या बिंदु अवयव बोल सकते हैं। स्थान या बिंदु अवयव ये वे अवयव हैं जहां ध्वनि के या समास वायु जो होती है, समास वायु के किसी भी स्थान पर टकराने से या दो अवयवों के परस्पर स्पर्श से जहां से ध्वनि निकलती है, यही वे स्थान या बिंदु अवयव कहलाते हैं। इनके अलावा वाग् यंत्र में जो ध्वनि निकलती है उसमें इन अवयवों की सहायता के लिए भी कुछ अवयव होते हैं जो स्थायी नहीं है। ये अपनी जगह पर स्थायी होते हैं, ये हिलते डुलते नहीं हैं, लेकिन कुछ अवयव ऐसे हैं जो इधर उधर हिल डुल के इनकी सहायता करते हैं और ध्वनि का उच्चारण होता है। उनको हम सहायक अवयव या फिर हम करण अवयव इनको बोल सकते हैं। सहायक अवयव या करण अवयव बोल सकते हैं। ये मुख्य या स्थान बिंदु अवयव होते हैं जो एक स्थान होता है विशेष जहां ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है उसके लिए समास वायु होती है या कोई अन्य जो अवयव होते हैं उनके मध्य स्पर्श होता है, टकराव होता है। और ये भी अवयव हैं जो अपना स्थान बदलते हुए ध्वनि के उच्चारण में इनकी सहायता करते हैं। तो अब हमें इन अवयवों को समझना है। क्रम से देखेंगे कि वाग् यंत्र में कौन सा अवयव कहाँ है, कौन सा अवयव किस प्रकार काम करता है।
देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे होते हैं फेफड़े, जहां से प्राण वायु निकलती है। सबसे पहले क्या होते हैं? फेफड़े। फेफड़े जिनका काम होता है श्वास वायु देना, अर्थात श्वास वायु को फेफड़े मुख्य विवर में आगे धकेलते हैं। अब ये जो श्वास वायु होती है, ये श्वास नलिका से होते हुए, श्वास नलिका, श्वास नलिका के द्वारा मुख्य गुहा में प्रवेश करती है। श्वास नलिका के द्वारा मुख्य गुहा में प्रवेश करती है। जहां मुख्य विवर, ये क्या है? होल, मुख का अंदर का क्या है? होल है, जिसको हम मुख्य विवर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मुख्य विवर। और ये मुख्य विवर जहां से शुरू होता है, या मुख्य विवर का जो द्वार है, जो श्वास वायु से मुख्य विवर को जोड़ता है, उस स्थान को बोला जाता है कंठ। उस स्थान को क्या बोला जाता है? कंठ। और इस कंठ से यदि जस्ट नीचे हम देखें, कंठ से जस्ट नीचे यदि हम देखें, तो एक ट्यूमर की तरह एक रचना होती है, ट्यूमर की तरह, जो हमें बाहर भी दिखाई देती है। इसको बोलते हैं काकल। इसको क्या बोलते हैं? काकल। अब यदि मुख्य विवर की हम बात करें, ये तो शुरू से क्या थे? फेफड़े थे। फेफड़ों के बाद में काकल होता है। काकल के बाद में जहां मुख्य विवर का मुख्य द्वार होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। अब कंठ के जस्ट आगे यहाँ जीवा मूल होता है। यहाँ क्या होता है? जीवा मूल, जो जहां से जीवा जुड़ी हुई होती है। ये क्या होता है? कंठ से आगे जीवा मूल, जहां से जीवा जुड़ी हुई होती है। ये जीवा है, जिसको हम सब जानते हैं। ये क्या है? जीवा है। ये मुख की छत है। ये मुख्य विवर की क्या है? छत है, जिसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये मुख्य विवर की छत है, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले यहाँ दांतों और मसोड़ों से ऊपर होता है तालु। दांतों और मसोड़ों से ऊपर क्या होता है? तालु होता है। तालु के जस्ट यदि ऊपर, या यूं कहें कि जो मुख्य विवर की जो टॉप छत है, सबसे ऊंची जो छत है, उसको बोला जाता है मूर्धा। उसको क्या बोला जाता है? मूर्धा। अर्थात ये थोड़ा खुरदरा भाग होता है, थोड़ा कठोर होता है। हम खुद जीवा टच करके महसूस कर सकते हैं। थोड़ी लाइनिंग सी यहाँ पर आकृति होती है। ये मुख की टॉप छत होती है। इसके यदि जस्ट पीछे जाएंगे, इसके यदि जस्ट पीछे जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा चिकना भाग होता है। यहाँ छत क्या थी? थोड़ी खुरदरी थी। और इससे यदि खुरदरी भाग से यदि पीछे जाएंगे, जीवा को टच करा के देखेंगे, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल चिकना चिकना भाग महसूस होगा। उसको बोलते हैं कोमल तालु। उसको क्या बोलते हैं? कोमल तालु। और इस कोमल तालु के जस्ट यहाँ से नासिका द्वार होता है। जस्ट यहाँ से क्या होता है? नासिका द्वार होता है। जब हम अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तो यहाँ से आने वाली जो श्वास वायु है, फेफड़ों से आने वाली जो श्वास वायु है, वो यहाँ आकर 2 भागों में बढ़ जाती है। कहाँ आकर? ये जो श्वास नलिका है, इसके मुख पर आकर क्या करती है? 2 भागों में बट जाती है। और यहाँ कुछ भाग मुख से बाहर निकल जाता है, और कुछ भाग यहाँ नासिका द्वार में प्रवेश कर जाता है, जिससे उनका जो उच्चारण है वो अनुनासिक हो जाता है। तो ये नासिका द्वार है। और ये हमारी क्या है? इसको यदि नासिका द्वार से जो श्वास वायु होती है, इस मार्ग से यदि किसी वर्ण का उच्चारण होता है, उसको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। और ये अवयव भी हमारे जो ध्वनियां होती है, उनके उच्चारण में सहायक होता है। मतलब अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होता है। इसलिए ये भी हमारे वाग यंत्र का क्या है? एक अवयव है। और इसको क्या बोलेंगे हम? नासिका कहेंगे। क्या कहेंगे? नासिका। अब इनके अलावा यहाँ हमारे क्या है? होठ है। यहाँ हमारे क्या है? होठ है, जिनका उच्चारण यदि हम प वर्ग का उच्चारण देखें, तो प वर्ग के उच्चारण में होठ हमारे काम में आते हैं। यदि नीचे वाला या ऊपर वाला होठ यदि काट दिया जाए, तो हम प वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। और होठ जो बाहरी, जो अंतिम जो द्वार होता है मुख का, या मुख्य विवर का जो बाहर जो खुलने वाला द्वार होता है, वहां हमारे स्थित होते हैं, जो हम आसानी से बाहर से भी देख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? होठ है। ये दोनों क्या है? हमारे होठ हैं। और होठों के जस्ट नीचे होते हैं दांत, जो भी हम बाहर से देख सकते हैं। होठों के जस्ट नीचे क्या होते हैं? दांत होते हैं। अब ये दांत मांसपेशियों से या हमारे जबड़े से जिस भाग से जुड़े हुए होते हैं, वो भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है। थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है, और उसको हम वर्त्स या मसोड़े बोलते हैं। वर्त्स या मसोड़े बोलते हैं। वर्त्स या मसोड़े। तो इस प्रकार यह है हमारा वाग यंत्र, जिसमें यदि अवयवों की बात करें, तो सबसे पहले हमारे फेफड़े आते हैं। फेफड़ों के बाद श्वास नलिका होती है। श्वास नलिका में स्थित काकल होता है। और जहां श्वास नलिका मुख्य विवर में खुलती है, वहां कंठ होता है। कंठ के
साथ ही कौन जुड़ा हुआ होता है, जीवा मूल, और जीवा मूल से जीवा जुड़ी हुई होती है। और यहाँ यदि ऊपर यदि छत की बात करें तो यहाँ आगे सबसे पहले कौन आता है, होठ आते हैं, होठ के बाद में दांत आते हैं, दांतों के बाद में मसोड़े आ गए, और मसोड़े के बाद में तालू आता है, तालू के बाद में मुर्दा आता है, और मुर्दा के बाद में कौन आता है, कोमल तालु आता है। और कोमल तालु के यदि नीचे आएंगे तो हमें नासिका द्वार मिल जाएगा। इस प्रकार विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण में ये विभिन्न अवयव अपना अपना काम करते हैं। जैसे यदि हम च की बात करें, जैसे हमारे पास ध्वनि है च, यदि च का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीवा का जो अगला भाग है वो ऊँट के यहाँ तालु पे टच करेगा, ऊँट के कहाँ टच करेगा, तालु पे टच करेगा। तो देखो हमने अवयवों को दो भागों में बांटा था, एक मुख्य अवयव या स्थान या बिंदु अवयव थे, और दूसरे सहायक अवयव थे। जो स्थान या मुख्य जो बिंदु अवयव है वो क्या करते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे यहाँ हम तालु की बात करें, जैसे च का हमने उच्चारण किया तो च के उच्चारण में जो तालु था वो क्या हुआ, स्थिर था। तालु क्या है, स्थिर है। और जीवा क्या करती है, ऊँट के टच करती है, मतलब मूवमेंट करती है, मतलब जो अवयव मूवमेंट करता है उसको हम सहायक या करण अवयव कहेंगे। तो यहाँ जीवा क्या है, सहायक या करण अवयव है, और तालु क्या है, बिंदु या स्थान अवयव है या मुख्य अवयव जिसको बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण में अलग अलग जो अवयव है वो काम में आते हैं, अलग अलग तरीके से अपना अपना काम करते हैं। अब हमें देखना इनमें से ये है कि कौन से अवयव को मुख्य अवयव या स्थान या बिंदु अवयव है, और कौन से अवयव को हम करण अवयव कहेंगे। तो देखो दोस्तों, यदि हम स्थान या बिंदु अवयवों की बात करें, स्थान या बिंदु अवयव, स्थान या बिंदु अवयव, तो इनमें हम शामिल कर सकते हैं। जैसे शुरू से यहाँ आएंगे, एक तो काकल होता है, काकल अपनी जगह नहीं छोड़ता है, तो सबसे पहले किसको ले सकते हैं, काकल को ले सकते हैं। उसके बाद में कंठ होता है, कंठ भी क्या होता है, स्थिर होता है, तो कंठ को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम आएंगे तो जो हमारा जो जीवा मूल है, हमारा जो जीवा मूल है, जीवा मूल भी क्या है, स्थिर है, जीवा मूल भी क्या है, स्थिर है। अब यदि ऊपर चलेंगे तो ये जो हमारा सबसे पहले जो नासिका द्वार है, नासिका की यदि बात करें तो नासिका भी क्या है, स्थिर है, नासिका भी क्या है, स्थिर है। अब यहाँ नासिका द्वार से आगे यदि हम कोमल तालु की बात करें, यहाँ हम कोमल तालु की यदि बात करें तो कोमल तालु स्थिर नहीं है। कोमल तालु नासिक ध्वनि के उच्चारण के दौरान, नासिक ध्वनि के उच्चारण के दौरान या फिर जो जीवा मूल्य जो ध्वनियां हैं इनके उच्चारण के दौरान ये क्या करता है, हलचल करता है, इसलिए ये स्थिर नहीं है। इसको हम स्थान या बिंदु अवयव में शामिल नहीं कर सकते। इसके आगे हमारा जो मुर्दा है, मुर्दा स्थिर है, इसलिए मुर्दा को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मुर्दा के बाद में हमारा तालु है, तालु भी क्या है, स्थिर है। और इसके बाद में हमारा जो वत्स है, वत्स भी क्या है, स्थिर है। और इसके बाद में जो दांत है, दांत भी क्या है, स्थिर है, इनको भी हम बिंदु अवयव में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है होठों की। अब किसकी बात आती है, होठों की। तो दोनों होठों की अलग अलग स्थिति है, दोनों होठों की अलग अलग स्थिति है, और इसको हम पै वर्ग के उच्चारण से समझ सकते हैं। जैसे मैंने पै का उच्चारण किया या फिर हम पै का उच्चारण करेंगे, तो पै का उच्चारण करते समय दोनों होठ आपस में टकराते हैं, लेकिन टकराने के लिए नीचे वाला होठ आता है ऊपर वाले होठ के पास, नीचे वाला होठ हिल के ऊपर वाले होठ के पास आता है, बल्कि ऊपर वाला जो होठ है वो स्थिर है, ऊपर वाला होठ कभी भी हिलता नहीं है, अर्थात अपनी जगह नहीं छोड़ता है। इसलिए ऊपर वाला जो होठ है, ऊपर वाले होठ को हम बिंदु अवयव में शामिल कर सकते हैं, ऊपर वाले होठ को हम बिंदु अवयव में शामिल कर सकते हैं। अब जो रह गए हैं वो क्या है, करण या सहायक अवयव, करण या सहायक अवयव, करण या सहायक अवयव। अब यदि करण या सहायक अवयव की यदि बात करें तो एक तो हमारे नीचे वाला होठ बच गया है, एक तो नीचे वाला होठ, और एक हमारी जीवा। अरे जीवा भी तो मूवमेंट करती है, किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने की जीवा क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। इस प्रकार जीवा भी क्या है, करण है, जीवा भी क्या है, करण है। करण के अलावा जीवा के अलावा हमने एक क्या देखा था, कोमल तालु। एक क्या है हमारे पास, कोमल तालु, जो भी क्या है, करण अवयव है।
इस प्रकार हमारा ये वाग् यंत्र है जिसमें विभिन्न जो अवयव होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग तरीका है इनका काम करने का, और इस प्रकार इनको हमने दो भागों में बांटकर देखा है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि हम जो उच्चारण स्थान का आधार है या श्वास वायु का आधार है या फिर नाद या गूंज का आधार है, उनको समझने के लिए हमें इसको अच्छी तरह से बुद्धि प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो चलो आगे हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, वो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। उच्चारण स्थान, देखो इस प्रकार उच्चारण स्थान अलग अलग अवयवों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर जो श्वास वायु हो टकराएगी, और इस प्रकार हम देखेंगे कि कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से या स्थान जो बिंदु अवयव है उसके द्वारा ये बोला जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं, जैसे हमारे पास क ध्वनि, हमारे पास क ध्वनि है और हमारे पास ट ध्वनि, हमारे पास ट ध्वनि है। अब यदि क का हम उच्चारण करेंगे, हम यदि क का उच्चारण करेंगे तो क का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है फेफड़ों से उठती है, उसको जो अवरोध है वो कंठ में मिलेगा, या श्वास वायु जो है वो कंठ में अवरोधित हो रही है। जैसे हम खुद प्रैक्टिकली इस बात को महसूस करते हैं, क मतलब यहाँ जो कंठ है, कंठ में कौन है, ध्वनि जो है उच्चारित हो रही है। इस प्रकार क का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा, कंठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि ट का उच्चारण देखें, इसी प्रकार यदि ट का उच्चारण हम देखें तो ट का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है वो यहाँ से उठेगी और जो मूर्धा है मूर्धा के ऊपर जाकर टकराएगी या मूर्धा पे स्पर्श करेगी। इस प्रकार हम ट का जो उच्चारण स्थान है वो क्या लेंगे, मूर्धा ले सकते हैं। अब बात आती है इनके नामकरण की, अब इनके नामकरण की बात आती है। तो जिस वर्ण का जिस स्थान से उच्चारण होता है उसी स्थान के आधार पर उसका क्या कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। जैसे क का उच्चारण कहां से हुआ, कंठ से हुआ, तो इसको हम कंठ ध्वनि कह सकते हैं। क्या कहेंगे, कंठ ध्वनि इसको कह देंगे। इसी प्रकार यदि ट की यदि बात करें तो ट का उच्चारण कहां से हुआ है, मूर्धा से हुआ है, इसलिए इसको हम मूर्धन्य ध्वनि कह देंगे। कहने का मतलब जिस स्थान से जो वर्ण बोला जाता है उस स्थान के नाम से ही उसका क्या कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। अब हमारे पास कुल वर्णों की संख्या जो है वो 44 है। इनके अलावा हमारे पास कुछ आगंतुक वर्ण भी हैं, 2 अयोगवाही वर्ण भी हैं। तो इन सबको मिला के हमारे पास जो संख्या है वो काफी हो जाती है। और विभिन्न जो वर्ण हैं विभिन्न स्थानों से बोले जाते हैं, तो इनको याद रखने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं। इनको याद रखने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं जिनके द्वारा हम आसानी से प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान हम याद रख सकते हैं, या प्रत्येक उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनि को भी हम याद रख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे हम सूत्र लेते हैं, विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम कंठ है, विसर्जनीयानाम कंठ है। तो देखो दोस्तों यहाँ हमारे पास सूत्र है विसर्जनीयानाम कंठ है। तो इसका मतलब यह है कि इस सूत्र में जो भी ध्वनियां हैं, इस सूत्र में जिन भी वर्णों की हम चर्चा करेंगे उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। अर्थात उच्चारण स्थान क्या है, इनका कंठ है। अब देखना यह है कि इस सूत्र में कौन कौन सी ध्वनियों का जिक्र किया गया है या कौन कौन सी ध्वनियों को इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये देखने वाली बात है कि जब से जैसे ए, सबसे पहले क्या है ए, तो ए और ए का हमें दीर्घ रूप भी इसके साथ लेना है। ए और आ, ए क्या है, ह्रस्व रूप है, और इसी के साथ हमें इसका जो दीर्घ रूप है वो भी इसमें शामिल करना है। आगे हमारे पास आता है कु। अब कु से मतलब है पूरा क वर्ग, कु से क्या मतलब है, क वर्ग। इन सूत्रों में हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो 25 जो वर्गीय वर्ण है, 25 वर्गीय जो व्यंजन है, उनमें यदि प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ यदि उ की मात्रा लगी हुई हो, जैसे यहाँ क वर्ग का जो प्रथम अक्षर है वो क्या है, क है। इसी प्रकार दूसरा वर्ग
च से शुरू होता है, और इसी प्रकार ट से शुरू होता है, इसी प्रकार त से, और इसी प्रकार प से। मतलब जो 5 जो वर्ग हैं वो क, च, ट, थ, प से क्या होते हैं, शुरू होते हैं, और इनको इन्हीं के आधार पर, प्रथमाक्षर के आधार पर इनको क्या दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। जैसे ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, और ये प वर्ग है। अब यहाँ क, च, ट, थ, प ये क्या है, अपने अपने वर्ग के प्रथम अक्षर हैं, लेकिन यदि इनके साथ उ की मात्रा लगा दी जाए, इनके साथ उ की मात्रा यदि लगा दी जाए, तो इसका मतलब है ये अपने संपूर्ण वर्ग का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ हमारे पास कु आया है, तो कु का मतलब यहाँ सिर्फ क वर्ण नहीं है, सिर्फ क वर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ क का मतलब है क वर्ग। यहाँ कु का मतलब क्या है, क वर्ग, जिसमें कौन कौन सी ध्वनियां आएंगी, क वर्ग में क आ गया, ख, ग, ख और न। इस प्रकार से पूरा कौन आ गया, क वर्ग इसमें आ गया। आगे कौन है, आगे देखो कौन सा वर्ण आया है वर्ण आया है, तो है को भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। और आगे हमारे पास देखो सूत्र में यदि चलेंगे तो क्या आएगा, विसर्ज। आगे सूत्र में कौन है, विसर्ग, अर्थात यहाँ बात किसकी हुई है, विसर्ग की यहाँ बात हुई है। किसकी बात हुई है, विसर्ग की यहाँ बात हुई है। तो इस प्रकार इस सूत्र से जो ध्वनियां हमने निकाली हैं, कौन कौन सी ध्वनियां निकाली हैं, ऐसे हमने ए आ निकाला, उससे हमने क वर्ग निकाला, और है से हमने है निकाला, और विसर्ग से हमने क्या निकाला, विसर्ग निकाला है। इस प्रकार ये जो 9 ध्वनियां हैं, इस प्रकार हमारे पास ये जो 9 ध्वनियां हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। और यदि नामकरण की बात करें तो इस कंठ के आधार पर ही इन ध्वनियों को क्या कहेंगे, हम कंठ के ध्वनियां कहेंगे। कौन सी ध्वनियां कहेंगे, इनको कंठ के ध्वनियां हम कहेंगे। तो इसी प्रकार हमारे जो अगले सूत्र हैं उनके ऊपर हम अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। चलो जब तक के लिए धन्यवाद।